कल्पना कीजिए एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ डोमिनोज का सेटअप। मतलब अगर दुनिया के एक कोने में रखी एक छोटी सी ईंट को हल्का सा धक्का लग जाए ना, तो 10,000 किलोमीटर दूर किसी की रसोई का बजट बिगड़ जाता है, या किसी कारखाने की भट्ठी एकदम ठंडी पड़ जाती है। हाँ बिल्कुल, और आज की इस जटिल दुनिया में तो ये बहुत आम बात हो गई है। सही कहा। और इस वक्त पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ठीक ऐसा ही एक बड़ा डोमिनो गिराया जा रहा है। आज की इस गहन चर्चा में हमारा मकसद इन्हीं उलझे हुए तारों को सुलझाना है। हम देखेंगे कि वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और हमारे संविधान के मुद्दे आपस में कैसे जुड़े हैं। देखिए, हमारे पास जो प्रामाणिक स्रोत हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में इस वक्त जो हो रहा है वो बहुत अहम है। वहाँ लगभग 10,000 सुरक्षा कर्मियों ने शहर के रेड जोन को सील कर दिया है। मतलब ये कोई आम मुलाकात नहीं है। बिल्कुल नहीं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के व्यावहारिक कट्टरपंथी कहे जाने वाले नेता मोहम्मद बघेर गालिबाफ एक मेज पर आमने सामने बैठे हैं। 6 हफ्ते के भयंकर युद्ध के बाद दोनों देश युद्ध विराम को एक स्थायी आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। गालिबाफ के बारे में मैंने पढ़ा था। वो कोई साधारण नेता नहीं है। मतलब वो एक पूर्व सैन्य कमांडर रह चुके हैं और 12 साल तक तेहरान के मेयर भी थे। बुनियादी ढांचे पर उनका काम काफी ठोस है, लेकिन दूसरी तरफ 99 के छात्र विरोध प्रदर्शनों को कुचलने में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। हाँ, और दूसरी तरफ जेडी वेंस हैं, जो हमेशा से विदेशी सैन्य हस्तक्षेप के बहुत बड़े आलोचक रहे हैं। तो इन दोनों का मिलना अपने आप में एक विरोधाभास है। रुको एक सेकंड। अगर दोनों ही पक्ष शांति चाहते हैं, तो फिर ये हॉर्मोज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का क्या पेच है? मतलब सुनने में आ रहा है कि ईरान वहां से गुजरने वाले हर जहाज से $1 प्रति बैरल का टोल मांग रहा है। यही तो सबसे बड़ा विवाद है। हॉर्मुज़ दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। आपको मतलब ये समझना होगा कि दुनिया का 20% तेल और 25% एलएनजी यहीं से गुजरता है। लेकिन वहां यूएनसीएलओएस यानी संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून लागू नहीं होता क्या? बिल्कुल लागू होता है। यूएनसीएलओएस के तहत ऐसे जलमार्गों पर ट्रांजिट पैसेज का नियम होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी देश, चाहे वो जलमार्ग उसकी सीमा के कितना ही करीब क्यों ना हो, वहां से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों को ना तो रोक सकता है और ना ही मनमाना टैक्स वसूल सकता है। अच्छा, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून इस पारगमन की गारंटी देता है, तो ईरान ये $1 का टोल कैसे मांग सकता है? मतलब क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि जब भू राजनीतिक शक्ति की बात आती है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून सिर्फ एक कागजी शेर बन के रह जाता है? इस बात को अगर हम ईरान के नजरिए से समझें, तो उसके लिए ये कोई कानूनी लड़ाई है ही नहीं। ये उसके अस्तित्व की लड़ाई है। कड़े प्रतिबंधों और युद्ध ने उसकी अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया है। समझ रही हूँ। तो ऐसे में होर्मुज़ जल डमरू मध्य दुनिया की अर्थव्यवस्था की गर्दन पर एक चोखोल्ड की तरह है। ईरान जानता है कि उसके पास अमेरिका और दुनिया पर दबाव बनाने का यही एक आखिरी लीवर बचा है। जब कोई देश टूटने की कगार पर होता है, तो वो संधियों को किनारे रख देता है। और मुझे लगता है कि यही वो बिंदु है जहां पहला डोमिनो दूसरे से टकराता है। इस चोकहोल्ड का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 7.6% से घटाकर 6.6% कर दिया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। बिल्कुल। और रिपोर्ट साफ कहती है कि इसका सबसे भयानक असर निजी खपत यानी प्राइवेट कंजम्पशन पर पड़ेगा। देखिए, यही कारण है कि ओएनजीसी के प्रमुख अरुण कुमार सिंह का जो हालिया बयान आया है, वो खतरे की घंटी है। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वैश्वीकरण का दौर अब टूट रहा है। वैश्वीकरण टूट रहा है मतलब ये कि हम अब इस मुगालते में नहीं रह सकते कि मध्य पूर्व हमारा पड़ोसी है और हमें जब चाहे तेल मिल जाएगा। दुनिया अब डी ग्लोबलाइज हो रही है। उनकी चेतावनी है कि हमें अपने रणनीतिक तेल भंडार तुरंत बढ़ाने होंगे और देश के भीतर ही ऊर्जा की खोज तेज करनी होगी। इस डीग्लोबलाइजेशन को अगर जमीन पर उतार कर देखें, तो हॉर्मुज़ के तनाव का असर सीधे उत्तर प्रदेश के खुर्जा शहर में महसूस किया जा रहा है। खुर्जा दशकों से भारत के सिरामिक और पॉटरी उद्योग का दिल रहा है। वहाँ 350 से ज्यादा कारखाने हैं, लेकिन आज वहाँ की भट्टियां ठंडी पड़ रही हैं। और उसका कारण सीधा सा है। लाल सागर और हुर्मुस में तनाव के कारण जहाजों को अब केप ऑफ गुड होप का लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। हाँ, और उस लंबे रास्ते का मतलब है जहाजों का ईंधन ज्यादा जलना, इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ना और सप्लाई चेन का टूट जाना। इसी वजह से खुर्जा में कारखानों को
जो हिप्पो सिलेंडर मिलते थे ना, उनकी कीमतें आसमान छू गई हैं। जो गैस 49 रुपए किलो थी, वो अब 90 से 120 रुपए किलो तक पहुंच गई है। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है छोटे उद्योगों के लिए। और सिर्फ खुर्जा ही नहीं, दिल्ली में लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी को अपनी सड़कों की मरम्मत का काम 31 जुलाई तक टालना पड़ा है। दिल्ली पीडब्ल्यूडी, ये कैसे जुड़ गया इस युद्ध से? दिल्ली पीडब्ल्यूडी वाला मामला बहुत दिलचस्प है। उन्होंने ठेकेदारों को बचाने के लिए क्लॉज 10CC लागू किया है। ये एक आपातकालीन प्रावधान है जो ठेकेदारों को कच्चे माल की कीमतों में अचानक आए उछाल से बचाता है। युद्ध के कारण बिटुमेन यानी डामर की कीमतें इतनी बढ़ गईं कि ठेकेदारों ने काम करने से हाथ खड़े कर दिए। बाप रे! मतलब सोचिए, ईरान का एक भू राजनीतिक दांव दिल्ली की सड़कों के गड्ढों को भरने से रोक रहा है। ये एक भयानक सिस्टमैटिक भेद्यता है। और विडंबना देखिए, एक तरफ ऊर्जा की कीमतें हमारी अर्थव्यवस्था को निचोड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ ऊर्जा के इसी अत्यधिक उपयोग ने हमारे जलवायु सिस्टम को खतरे में डाल दिया है। बिल्कुल सही पॉइंट है। अभी खबर आई है कि भारत ने 2028 में होने वाले COP33 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी का अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। दुबई में तो हमने बहुत जोर शोर से इसकी दावेदारी की थी, तो अचानक ये यूटर्न क्यों? देखिए, भारत का ये कदम बहुत सोची समझी कूटनीति का हिस्सा है। असल में एक विकासशील देश के रूप में भारत का इस समय एक ही प्राथमिक लक्ष्य है, आर्थिक विकास। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कहना भी शुरू कर दिया है कि विकास ही जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सबसे अच्छा बीमा है। अच्छा। लेकिन समस्या यह है कि अगर भारत COP33 का अध्यक्ष बन जाता तो उसे मंच से पूरी दुनिया को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए प्रेरित करना पड़ता। अब तक हाँ, ये तो वही बात हुई कि आप एक बेकरी खोलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और अचानक आपको एक डाइट क्लब की मीटिंग होस्ट करने का काम दे दिया जाए। बिल्कुल सटीक उपमा है। और इसके अलावा एक और दबाव था IPCC की AR7 रिपोर्ट का। ये रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन पर अब तक की सबसे सख्त चेतावनी होने वाली है और पश्चिमी देश चाहते हैं कि ये 2028 तक आ जाए। तो अगर ऐसा होता तो अध्यक्ष होने के नाते भारत पर उत्सर्जन कम करने का भारी दबाव आ जाता। इसलिए भारत ने खुद को इस धर्म संकट से बाहर निकाल लिया। बिल्कुल, कूटनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए। लेकिन रुको, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिख रहा है मुझे। हम कह रहे हैं कि आर्थिक विकास ही जलवायु परिवर्तन से बचने का बीमा है, लेकिन वही विकास जो उत्सर्जन बढ़ा रहा है वो पर्यावरण को तबाह भी तो कर रहा है ना। मतलब क्या ये प्यास बुझाने के लिए खारा पानी पीने जैसा नहीं है? ये खारा पानी पीने जैसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन विकासशील देशों का तर्क ये है कि अगर बाढ़ रोकने के लिए दीवारें बनानी हैं या भयानक गर्मी से बचने के लिए AC चलाने हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए। बिना आर्थिक विकास के वो पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, पैसा तो चाहिए, लेकिन जलवायु का कहर तो हमारे सामने है। मतलब वेट बल्ब तापमान का खतरा लगातार बढ़ रहा है। आपका वेट बल्ब तापमान वाला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आसान भाषा में अगर समझें तो हमारा शरीर एक मिट्टी के घड़े की तरह है जो पसीना निकालकर खुद को ठंडा रखता है। सही बात है। लेकिन जब गर्मी के साथ हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है तो पसीना सूखना बंद हो जाता है। यानी शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता और अंदरूनी तापमान बढ़ने से अंगों को नुकसान पहुंचने लगता है। ठीक कहा। इसीलिए अब विशेषज्ञ कह रहे हैं कि शहरों के लिए सिर्फ सूखे तापमान वाले हीट एक्शन प्लान काम नहीं आएंगे। हमें अति स्थानीय प्लान चाहिए जो नमी को भी माप सकें। और इसका असर सिर्फ इंसानों पर ही थोड़ी पड़ रहा है, हमारी खाद्य सुरक्षा भी दांव पर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में जानकारी दी है कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण राजस्थान, UP, MP, हरियाणा और पंजाब में लगभग 2,49,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। और इसमें सबसे ज्यादा मार गेहूं की फसल पर पड़ी है। हाँ, जब मौसम का चक्र बिगड़ता है तो पूरी कृषि अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। लेकिन पर्यावरण के इस निराशाजनक परिदृश्य के बीच एक उम्मीद की किरण भी है जो दिखाती है कि अगर हम सही योजना बनाएं तो प्रकृति के साथ सह अस्तित्व संभव है। आप उस अंडरपास की बात कर रही है ना? बिल्कुल। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर जो एनिमल अंडरपास बनाए गए थे उनके नतीजे चौंकाने वाले आए हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वहां कैमरे लगाए थे और सिर्फ 40 दिनों के अंदर हाथियों, सियार और हिरणों की 40,000 से अधिक तस्वीरें कैद हुई हैं। अरे वाह, 40,000! हाँ, ये अंडरपास इंसानी विकास और वन्यजीवों के बीच एक सुरक्षित पुल का काम कर रहा है। ये साबित करता है कि बुनियादी ढांचे का विकास हमेशा विनाशकारी नहीं होता। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने का ये एक बेहतरीन वैज्ञानिक मॉडल है। सही कहा।
अब प्रकृति और तकनीक के इस संतुलन से बात करते हुए हमें तकनीक के एक दूसरे बहुत ही काले पहलू पर भी नजर डालनी होगी। जिस तरह से मौसम और बुनियादी ढांचा बदल रहा है, वैसे ही युद्ध के तरीके भी बदल रहे हैं। हाँ, अब जंग लड़ने के लिए सीमाओं पर जाने की जरूरत नहीं रही। अब जंग आसमान और साइबर स्पेस में लड़ी जा रही है। सूडान इसका सबसे ताज़ा और दर्दनाक उदाहरण है। सूडान में क्या स्थिति है अभी? वहां 2023 से सूडानी सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच गृह युद्ध चल रहा है। अभी डारफुर क्षेत्र में एक शादी समारोह पर ड्रोन से हमला हुआ, जिसमें 30 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए। बाप रे, मतलब एक शादी का जश्न मिनटों में मातम में बदल गया। इसे थोड़ा परिप्रेक्ष्य में रखते हैं। एक समय था जब 99 के कारगिल युद्ध में लायन ऑफ लद्दाख कहे जाने वाले कर्नल सोनम वांगचुक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने 18,000 फीट की ऊंचाई पर शून्य से नीचे के तापमान में आमने सामने की लड़ाई लड़ी थी। जी, उन्होंने चोर बाटला में दुश्मन के घात को नाकाम किया था, जिसके लिए उन्हें महावीर चक्र मिला था। बिल्कुल, वह मानवीय साहस था। लेकिन आज एक ऑपरेटर मीलों दूर सुरक्षित बैठकर एक स्क्रीन पर बटन दबाता है और एक शादी में तबाही मच जाती है। कर्नल वांगचुक का अद्वितीय साहस इस बात का प्रतीक है कि पहले युद्धों में एक मानवीय आचार संहिता होती थी, लेकिन इन स्वायत्त हथियारों और ड्रोन्स ने युद्ध को एक वीडियो गेम जैसा बना दिया है, जिसमें आम नागरिक सबसे ज्यादा पिसते हैं। और ये खतरा सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं है। साइबर स्पेस की बात कर रहे हैं आप? हाँ, साइबर स्पेस में एंथ्रोपिक के नए एआई मॉडल माइथॉस ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। सोचिए, अमेरिकी ट्रेजरी और फेडरल रिजर्व के अधिकारियों को प्रमुख बैंक सीईओज के साथ आपातकालीन बैठक करनी पड़ी। एक एआई को लेकर बैंक के अधिकारी इतने घबराए हुए क्यों हैं? मतलब ये क्या कर सकता है? क्योंकि माइथॉस कोई साधारण एआई नहीं है जो सिर्फ कविताएं लिखता हो। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम की कमजोरियों को, जिन्हें जीरो डे वल्नरेबिलिटी कहते हैं, उन्हें खुद ब खुद ढूंढ सकता है। अच्छा। इसे ऐसे समझें, मान लीजिए आपके घर में एक बहुत मजबूत ताला लगा है। एक चोर आता है, वो ताला तोड़ने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय वो पूरे घर के ढांचे का विश्लेषण करता है और ये पता लगा लेता है कि घर के पीछे की एक खिड़की में कभी शीशा लगा ही नहीं था, और ये बात घर बनाने वाले को भी नहीं पता थी। बाप रे! मतलब ये एआई बिना किसी मानवीय निर्देश के पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम, पावर ग्रिड या राष्ट्रीय सुरक्षा के डेटाबेस में सेंध लगा सकता है। ये तो एक स्वायत्त साइबर हथियार हुआ ना? बिल्कुल। एंथ्रोपिक ने खुद इसके साइबर सुरक्षा खतरों को देखते हुए इसे सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी है। भविष्य के युद्ध मिसाइलों से ज्यादा ऐसे ही कोर्ट्स के जरिए लड़े जाएंगे। तो अगर हमारे व्यापार मार्ग, हमारा मौसम, हमारे आसमान और हमारे सर्वर इतने भेद्य हैं, तो हमारे देश का आंतरिक लोकतांत्रिक ढांचा कितना मजबूत है? भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण, जिसे SIR कहते हैं, वो पूरा किया है। और जो आंकड़े आए हैं वे लोकतंत्र के बहुत बड़े मंथन की ओर इशारा करते हैं। ये सचमुच एक बहुत बड़ा कदम है। 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हुए इस अभियान में 5.58 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। ये कुल मतदाताओं का लगभग 9.55% है। 5.5 करोड़, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। सबसे ज्यादा नाम कहाँ कटे हैं? सबसे ज्यादा नाम उत्तर प्रदेश में कटे हैं, करीब 2 करोड़ से ज्यादा, और बंगाल व गुजरात में भी बड़े पैमाने पर नाम हटे हैं। इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है? क्योंकि आमतौर पे तो BLO घर घर जाकर नाम जोड़ते हैं ना? देखिए, चुनाव आयोग का तर्क है कि पिछले 2 दशकों में भारी शहरीकरण और पलायन हुआ है। लोग गांव से शहरों में गए, जिससे उनके नाम दोनों जगह दर्ज हो गए। इस विशेष पुनरीक्षण में नागरिकों को फॉर्म भरकर और कुछ राज्यों में कड़े दस्तावेज देकर अपनी योग्यता साबित करनी थी। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में नाम कटते हैं तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सिर्फ सूची की सफाई है या अनजाने में कई वैध नागरिक इस प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं? यूपी और बंगाल में से लेकर भारी राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया है और मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। हाँ, और ये प्रतिनिधित्व की बहस सिर्फ मतदाता सूची तक सीमित नहीं है। महिला आरक्षण का मुद्दा फिर से राजनीति के केंद्र में है। सही कहा। कांग्रेस कार्य समिति ने मांग की है कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की मांग कर रहे हैं। वे सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे हैं। ये मांग सरकार पर दबाव बनाने के लिए है ताकि परिसीमन के नाम पर इस अधिनियम को अनिश्चित काल के लिए न टाला जाए। लेकिन अगर हम महिला प्रतिनिधित्व के इतिहास को देखें तो ये बहस संविधान सभा के दिनों से चली आ रही है। कैसे?
उस समय क्या हुआ था? उस समय हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख जैसी दिग्गज महिला नेताओं ने महिलाओं के लिए किसी भी तरह के कोटा का कड़ा विरोध किया था। ये बहुत दिलचस्प बात है। मतलब उन्होंने आरक्षण का विरोध क्यों किया था? उनका विजन बहुत स्पष्ट था। वे कहती थीं कि आरक्षण मांगना इस बात को स्वीकार करने जैसा है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं हैं। वे विशेषाधिकार नहीं बल्कि एक ऐसा समाज चाहती थीं जो उन्हें वास्तविक समानता दे। लेकिन विडंबना ये है कि समाज ने वो समानता कभी दी ही नहीं। मतलब 75 सालों में संसद में महिलाओं की भागीदारी मुश्किल से 15% तक ही पहुंच पाई है। और समाज की इसी पितृसत्तात्मक सोच को बदलने के लिए 19वीं सदी में जो लड़ाई शुरू हुई थी, उसकी याद हमें महात्मा ज्योतिराव फूले की 200वीं जयंती पर आती है। जी, प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए याद किया कि कैसे महात्मा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने भयानक सामाजिक विरोध झेलकर भी लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। उन्होंने समाज के भीतर से सुधार की नींव रखी थी। और आज भी वो लड़ाई खत्म नहीं हुई है। समाज के भीतर सुधार को लेकर प्रताप भानु मेहता का एक हालिया लेख बहुत गहरी बात कहता है। वे संवैधानिक नैतिकता और सामाजिक नैतिकता के बीच के टकराव की बात करते हैं। ये हमारे समय की सबसे बड़ी कानूनी और सामाजिक बहसों में से एक है। देखिए, संवैधानिक नैतिकता का आधार व्यक्ति की गरिमा, समानता और न्याय है, लेकिन सामाजिक नैतिकता अक्सर पुरानी परंपराओं और रूढ़ियों पर टिकी होती है। सबरीमाला मंदिर मामला या धारा 377 को रद्द करने वाला नवतेज सिंह जौहर मामला इसके सटीक उदाहरण है। मुझे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, क्या सामाजिक नैतिकता वास्तव में सिर्फ एक ढाल है जिसका इस्तेमाल पुरानी और भेदभावपूर्ण परंपराओं को संविधान की उस तलवार से बचाने के लिए किया जाता है जो सबको समान अधिकार देती है? आप इसे बिल्कुल सही ढंग से देख रहे हैं। जब कोई वर्ग तार्किक रूप से अपने विशेषाधिकारों या कुप्रथाओं का बचाव नहीं कर पाता, तो वो ये हमारी परंपरा है या ये हमारी सामाजिक नैतिकता है का तर्क देता है। यह तर्क को खारिज करने का एक तरीका है। और मजे की बात यह है कि इस संवैधानिक नैतिकता की रक्षा करने की जिम्मेदारी जिस न्यायपालिका पर है, वहां भी सब कुछ पारदर्शी नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला ही ले लीजिए। ये न्यायिक जवाबदेही पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित आवास से जली हुई नकदी मिलने के गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन जांच पूरी होने से पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और यहीं कानून का एक बहुत बड़ा लूपहोल सामने आता है। उनके इस्तीफे के कारण 1968 के जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत चल रही भारत के इतिहास की पहली महाभियोग प्रक्रिया वहीं रुक गई है। मतलब इस्तीफा देकर उन्होंने जांच से खुद को बचा लिया और अब उन्हें पेंशन के लाभ भी मिलेंगे। ये साफ दिखाता है कि हमारे संस्थानों में भी जवाबदेही तय करने वाले तंत्र कितने भेद्य हैं। तो अब तक हमने देखा कि चाहे वो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला हो, जलवायु हो, तकनीक हो या हमारे अपने लोकतांत्रिक और न्यायिक संस्थान हो, हर जगह एक भेद्यता है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में कुछ ऐसे बिंदु भी हैं जो भारत की संस्थागत मजबूती को दर्शाते हैं। बिल्कुल। इसरो की बात कर रही हैं आप? हाँ, इसरो ने गगनयान-1 मिशन की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के तट पर गगनयान-1 के क्रू मॉड्यूल का ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये टेस्ट इस बात की गारंटी के लिए है कि जब हमारे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से वापस लौटेंगे तो वे सुरक्षित रूप से समुद्र में उतर सकें। ये अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है। और ये आत्मनिर्भरता सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं, कूटनीति में भी दिखाई दे रही है। मई में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत आ रहे हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम एक धागे में पिरोएं तो हमने देखा कि इस्लामाबाद में बैठी दो महाशक्तियों का तनाव कैसे खुर्जा की भट्टियों को ठंडा कर रहा है, कैसे विकास की हमारी चाहत हमें जलवायु नेतृत्व से पीछे हटने पर मजबूर कर रही है, कैसे युद्ध 18,000 फीट की पहाड़ियों से उतरकर AI कोड्स और ड्रोन्स में सिमट गया है, और कैसे हमारे अपने संविधान और समाज के बीच आज भी एक मूक युद्ध चल रहा है। आपने सब कुछ बहुत अच्छे से समेट दिया और मुझे लगता है कि ONGC प्रमुख की वो बात आज की चर्चा का सबसे बड़ा सबक है। वैश्वीकरण का दौर टूट रहा है और हर देश को अपनी सुरक्षा और ऊर्जा की चिंता खुद करनी होगी। अंधाधुंध हमले करने वाले ड्रोन और माइथोस जैसे स्वायत्त AI के अदृश्य खतरे हैं, और दूसरी तरफ हमें अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा चाहिए। ऐसे में क्या भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा
क्वाड जैसे अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों पर अधिक निर्भर करेगी, जहां देशों के हित पल पल बदलते हैं, या फिर अपनी जड़ों की ओर लौटकर ऊर्जा, तकनीक और अंतरिक्ष में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने पर? गगनयान इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, लेकिन क्या हम इसे हर क्षेत्र में लागू कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर जागरूक नागरिक को विचार करना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।